आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों अकाउंटिंग रेशियोज। ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये वैसे तो देखो थर्ड बुक का टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो वो 20 नंबर जो प्रैक्टिकल आपका होगा उसमें भी ये चैप्टर आएगा 6 मार्क्स का। और इस चैप्टर की वेटेज कहाँ पे पड़ती है? जो आपका फाइनल एग्जाम होगा मार्च में, उसमें भी इसमें से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का पक्का आना है। तो 6 + 6 12 मार्क्स, यानी ये चैप्टर आपको 12 मार्क्स की वेटेज रखता है। क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग रेशियो। यहाँ 2 वर्ड आ गए, अकाउंटिंग और रेशियो, दोनों में फ़र्क है, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटिंग रेशियोज में सबसे पहला वर्ड आता है मीनिंग ऑफ रेशियो, कि रेशियो क्या है। कहते हैं रेशियो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स। सिंपल लैंग्वेज अगर हम समझें तो बेटे रेशियो क्या होती है? 2 डिफरेंट वैल्यूज़ का आपस का कंपैरिजन। मान लेते हैं बेटे हमारे पास एसेट्स हैं 1 लाख रुपीज़ की, लाइबिलिटीज़ हैं 50,000 रुपीज़ की, तो इनका आपस का रिलेशन रहेगा, उसे बोलते हैं रेशियो। रेशियो आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। याद करो पार्टनरशिप में भी था, ए और बी 2 पार्टनर हैं, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। रेशियो वहाँ भी थी। रिटायरमेंट चेक करो, एडमिशन चेक करो, आपने पार्टनरशिप में जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, जहाँ जहाँ पे पार्टनर्स आए थे तो उनकी रेशियो आपको गिवन थी। ए बी आर पार्टनर, रेशियो उनकी ये है, इस तरह से वहाँ पे आपको गिवन था। क्लियर पॉइंट? तो रेशियो आपके लिए नया नहीं है। रेशियो क्या है? 2 वैल्यूज़ का कंपैरिजन, 2 वैल्यूज़ का आपस का जो कंपैरिजन है वो रेशियो है। पर यहाँ पे एक सवाल अराइज हुआ, अकाउंटिंग रेशियो, यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया अकाउंटिंग रेशियो। तो रेशियो का मतलब समझा दिया मैंने आपको भी, 2 डिफरेंट वैल्यूज़ को, चाहे वो इंटरडिपेंडेंट हैं या वो रिलेटेड आइटम्स हैं, उनके आपस के, अब 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, एक ही फर्म के पार्टनर्स हैं, कुछ प्रॉफिट ए को मिलेगा, कुछ प्रॉफिट बी को मिलेगा। तो देखो वो इंटरडिपेंडेंट है आपस में, उनके रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं किस में? लाइक ए को मिलेंगे प्रॉफिट के 2 पार्ट्स, बी को मिलेंगे प्रॉफिट का 1 पार्ट्स। तो हमने 2:1 की रेशियो में इनके प्रॉफिट को एक्सप्रेस किया। ये रेशियो है। अब बात आती है कि अकाउंटिंग रेशियो क्या है? भाई अकाउंटिंग रेशियो क्या है? व्हेन रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस आर कॉल्ड accounting ratios. I repeat, when ratio is calculated on the basis of accounting informations. अगर हम जनरल बात करते हैं, जनरल रूटीन लाइफ की बात करते हैं, तो वहां पे रेशियो क्या है? 2 वैल्यूज का आपस का कंपैरिजन हो सकता है। बेटे मेरा वेट सपोज 70 kg है और आपका वेट आकाश मान लेते हैं 40 kg, तो हमारा जो रिलेशन है बेटे वेट का वो 40:70 हो गया। बेटे मेरी एज 40 ईयर्स है, आपकी एज 20 ईयर्स है, तुम्हारे एज का जो रिलेशन हो गया वो 2:1 हो गया। बेटे ये रेशियो है। 2 डिफरेंट वैल्यूज का कंपैरिजन करना, डिफरेंट यहाँ पे मतलब वो आपस में रिलेटेड तो हैं। देखो मैं अपनी और आपकी एज का आकाश बेटे कंपैरिजन कर रहा हूं, तो यहाँ पे हम जो कंपैरिजन होगा दैट इज रेशियो। अगर मैं रेशियो में अकाउंटिंग डाटा को यूज कर रहा हूं, अकाउंटिंग टर्म्स को यूज कर रहा हूं, अकाउंटिंग की वैल्यूज को यूज कर रहा हूं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा हूं, तो जो रेशियो निकल के आती है उसे बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो। तो सिंपल रेशियो में और अकाउंटिंग रेशियो में क्या फर्क हो गया? अकाउंटिंग रेशियो में हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को यूज करते हैं। क्लियर पॉइंट? रेशियो का मतलब है एक्सप्रेस करना, 2 वैल्यूज को प्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना, उनके रिलेशन को बताना, अर्थमेटिकल टर्म्स में उनको एक्सप्रेस करना, ये रेशियो है। लेकिन अकाउंटिंग रेशियो क्या होती है? जिस रेशियो को निकालने के लिए हम अकाउंटिंग डाटा या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करें, दैट इज अकाउंटिंग रेशियो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो 2 पॉइंट करवा दिया आपको यहाँ पे, मीनिंग ऑफ रेशियो और मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका। बेटे देखो चीज़ें वही हैं, बस प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट होता है। बेटे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इस चैप्टर को बेटे आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, इस चैप्टर को आपने कहीं और भी हो सकता है कहीं और भी पढ़ा होगा आपने, आज भी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, चीज़ें वही हैं, बस उन्हें प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। तो इसी तरह से रेशियो वही है, आंसर सभी एक तरह से निकालेंगे, एक्सप्रेस सभी कर रहे हैं, लेकिन उस रेशियो को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इज कॉल्ड एक्सप्रेशन ऑफ रेशियोज। तो सबसे पहले इसमें आती है प्योर रेशियो। ये प्योर रेशियो क्या होती है? अगर आपको याद हो, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पार्टनरशिप में पढ़ा हुआ है, हम कुछ इस तरह से दिखाया करते हैं, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ये 1:2 क्या है बेटा? ये प्योर रेशियो है। 2:1। 2 यहाँ पे एसेट है, 1 यहाँ पे लाइबिलिटी है। एसेट और लाइबिलिटी के रिलेशन को अर्थमेटिकल टर्म में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं मुझे सर रेशियो 2:1 है, 2:1। ये 2 जहां पे आएगा बेटे इज कॉल्ड प्योर रेशियो।
अब देखो 2:1 हमें क्या समझाती है, 2:1 हमें क्या समझाती है, 2:1 हमें समझाती है कि जो लाइबिलिटीज हैं वो 1 है, एसेट जो है वो 2 है, 2:1, एसेट 2 लाइबिलिटी 1। तो एसेट और लाइबिलिटी का आपस का जो रिलेशन है हमने उसे लीस्ट शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, अर्थमेटिकल टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। और किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, इज टू में प्रेजेंट कर रहे हैं, इज कॉल्ड प्योर रेशियो, PURE प्योर रेशियो। आगे बढ़ते हैं, अगली रेशियो आती है परसेंटेज रेशियो। देखो ये टाइप्स ऑफ रेशियो नहीं है, ये रेशियो को प्रेजेंट करने का तरीका है। परसेंटेज क्या है बेटे, मेरे मार्क्स एक बोर्ड में 90% थे, आपके मार्क्स 95% थे, 95%। तो अब हम दोनों के मार्क्स को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं। या हमारे बिजनेस की जो एसेट थी वो 50% ज़्यादा थी लाइबिलिटी से, देखो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, पहले हमने किया इज टू में 2:1, 3:2, अब हम कर रहे हैं परसेंटेज में। मेरे मार्क्स आपसे 50% ज़्यादा थे, या मेरे मार्क्स आपसे 70% ज़्यादा थे, 20% ज़्यादा थे। हम यहाँ पे चीज़ों को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ, ऊपर वाली देखो करंट रेशो थी, सॉरी जो ऊपर रेशो थी वो थी 2:1, वहाँ पे 2 एसेट थी और 1 लाइबिलिटी थी। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि लाइक 50% जो मेरी एसेट है वो एसेट मेरी लाइबिलिटी से 50% ज़्यादा है, या लाइबिलिटीज एसेट से 50% कम है, तरीका तो वही है, बात तो वही है, बस सिर्फ तरीका बदल गया। ऊपर प्योर इज टू में आ गया, यहाँ परसेंटेज में आ गया। तीसरा टाइम्स, मेरे मार्क्स आपसे 2 टाइम्स ज़्यादा हैं, मेरी एज आकाश 2 टाइम्स ज़्यादा है आपसे, लाइबिलिटी से एसेट 2 टाइम ज़्यादा हैं, डबल हैं, इसे टाइम्स बोलते हैं। कई बार बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, नॉर्मल रूटीन लाइफ में बोलते हैं डबल ट्रिपल, ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स डबल ट्रिपल, ये क्या है, दिस इज टाइम। तो ये सिर्फ तरीका है रेशियो को एक्सप्रेस करने का। आप इज टू में करें, इट बिकम प्योर रेशियो। आप परसेंटेज में करें, ये तो परसेंटेज रेशियो बन गई। अगर आप करते हैं इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इस तरह से टाइम्स में कि दो डबल है, ट्रिपल है, दोगुनी है, इट इज कॉल्ड टाइम्स। तो यहाँ पे 2 टाइम्स मैंने एग्जांपल दिया। फिर आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा, ABR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एज फॉलो, A 3/2, A 3/5, B 1/5, C 1/5। बात वही है, यहाँ पे आप कुछ इस तरह से शो करते हैं 1/2, 1/3, 1/4। तो अगर इज टू आ जाए प्योर रेशियो, परसेंटेज होगा तो परसेंटेज रेशियो, अगर टाइम वर्ड लिखा है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम, वो टाइम रेशियो आ गई। और अगर हम अपॉन करते हैं या बाय करते हैं लाइक 1/2, 3/2, 2/5, 3/5, ये बन जाती हैं फ्रैक्शंस। क्लियर पॉइंट। तो ये सिर्फ और सिर्फ 4 तरह से हम रेशियो को एक्सप्रेस करते हैं। बेटे कुछ रेशियोज को हम एक्सप्रेस करने में प्योर रेशियो यूज़ करेंगे, कुछ को एक्सप्रेस करने में हम परसेंटेज यूज़ करेंगे, कुछ को रेशियो को एक्सप्रेस करने में हम टाइम्स यूज़ करते हैं। देखो जो हमारे जो मार्क्स आते हैं बेटे, जब हम लिखते हैं यहाँ पे, जब हम रेशियो का आपस में कंपैरिजन करें, 2 रेशियो का, तो हम 2:1 कर लेते हैं। जब एक ही आंसर निकल के हमारे सामने आता है हम उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। मेरे बोर्ड में 70% मार्क्स आए, तो मैंने यहाँ पे 70% यूज़ किया वर्ड। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आकाश, सीरियस मत होना बेटे। तो 70% यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस किया कि मेरे मार्क्स 100 में से 70 आए हैं, तो यहाँ पे 70:100 मतलब मेरे मार्क्स 70% आए हैं। परसेंट मीन्स 100, मेरे 70 आए हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे मार्क्स 70% आए हैं, दिस इज परसेंटेज। मैं कह सकता हूँ मेरे जो मार्क्स हैं वो 3/4 आए हैं। 3/4 का मतलब क्या हुआ, समझ गए बेटा, वही मतलब आ गई। 3/4 मतलब 75 मार्क्स आए। ठीक है, तो रेशियो को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो सकता है, बट इससे आंसर में फर्क नहीं पड़ता। आंसर जो है वही है, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा इससे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक क्लियर है भाई सभी को। एक्सप्रेशन ऑफ रेशियोज में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, नंबर 1 प्योर रेशियो, नंबर 2 परसेंटेज, नंबर 3 टाइप्स, नंबर 4 फ्रैक्शन। नेक्स्ट अब आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। मुझे ये निहारिका मुझे कहती थी मुझे रेशियो सिखाओ, तो मुझे रेशियो के लिए कहती रेशियो सिखाओ मुझे। मैंने से कहा भाई लास्ट संडे आना प्यारे, मैंने एक वर्ड यूज़ करा यहाँ पे, लास्ट संडे आना प्यारे। मुझे आकाश पीछे पड़ रहा है, सर रेशियो हमें आज ही करा दो। मैंने कहा नहीं बेटे आज नहीं कराएंगे, लास्ट संडे आना प्यारे। यहाँ प्यारा कौन है भाई, आकाश है। ये देखो आकाश की फोटो देख लो, इसके बाल बाल चेक कर लो, बिल्कुल आकाश ही बना दिया मैंने आज, ये मैंने खुद बनाया है बेटे। तो आकाश मुझे कहता है सर मुझे रेशियो करा दो। मैंने कहा बेटे लास्ट संडे आना प्यारे। अब आप कहेंगे सर कमाल की बात है, लास्ट संडे आना प्यारे कहाँ से आ गया, हम तो अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ रहे हैं।
देखो यहाँ पे हर्षा मखीजा, आपको भी अजीब लग रहा होगा सर ये क्या आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, हम तो रेशियोज पढ़ने आए थे, आकाश कहाँ से आ गया? बेटे मैंने कहा था हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे, हम रेशियो को बाद में पढ़ेंगे। ये आकाश मुझे जिद करता नहीं सर मुझे आज ही कराओ, तो मैंने कहा लास्ट संडे आना प्यारे। अब ये लास्ट संडे आना प्यारे, शॉर्ट फॉर्म LSAP, L फॉर लिक्विडिटी रेशियो। बेसिकली मैं टाइप्स ऑफ रेशियो को यहाँ पे एक वर्ड से आपको एक्सप्रेस करूँ, आपको याद हो जाए कि पहले कौन सी आती है, बाद में कौन सी, बाद में। अब मुझे लगता है कि आपको ये वर्ड याद आ गया होगा कि आपके फ्रेंड आकाश ने सर से क्या कहा था कि हमें रेशियो चैप्टर सर आज ही पढ़ा दो। फिर सर ने क्या जवाब दिया, आकाश को क्या कहा सर ने, लास्ट संडे आना प्यारे। L फॉर लिक्विडिटी रेशियो, S फॉर सॉल्वेंसी रेशियो, A फॉर एक्टिविटी रेशियो एंड P फॉर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो LSAP, L फॉर लास्ट, S फॉर संडे, A फॉर आना, P फॉर प्यारे। तो यहाँ पे आपको एक नाम दे दिया गया, आकाश को सर ने क्या जवाब दिया, उस जवाब से आपको मैंने टाइप्स ऑफ रेशियोज बता दी। बेटे पूरे चैप्टर में वी हैव 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज, 4 तरह की रेशियो हमारे पास हैं बेटे पूरे चैप्टर में, +2 में। नंबर 1 L फॉर लिक्विडिटी रेशियो, S फॉर सॉल्वेंसी रेशियो, A फॉर एक्टिविटी रेशियो एंड P फॉर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं बेटे, हर रेशियो का अपना एक पर्पस है, हर रेशियो को हमने डिवाइड किया है उसके पर्पस के बेसिस पे, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो हम इनको आगे डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हाँ जी बेटे, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज में नंबर 1 क्या था, लिक्विडिटी रेशियो थी हमारे पास, नंबर 2 सॉल्वेंसी थी, नंबर 3 एक्टिविटी और नंबर 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो थी। नंबर 1 है लिक्विडिटी रेशियो, इसमें हम 2 रेशियो डिस्कस करेंगे। तो 1 इज करंट रेशियो और नंबर 2 इज लिक्विड रेशियो। नंबर 2 पे आते हैं, दैट इज सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो बेटे क्या होती है आगे जाकर डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आपने इसके अंडर हमने क्या क्या रेशियो पढ़नी है वो नाम लिख लेने अपने पास, फिर हम 1 बाय 1 इन सब के ऑब्जेक्टिव, इन सब के फॉर्मूलेज, इन सबको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यों हम ये रेशियो निकालते हैं, उन सब बातों को डिस्कस डिटेल में करेंगे। तो नंबर 1 क्या बताई सॉल्वेंसी रेशियो में, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, नंबर 2 टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, नंबर 3 प्रोप्राइटरी रेशियो एंड नंबर 4 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आप सभी के साथ रेशियो वर्ड ऐड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी नंबर 1 हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, नंबर 2 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नंबर 3 ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नंबर 4 वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो आपने बेटा लिक्विडिटी में 2 रेशियो आएंगी, सॉल्वेंसी में 4, एक्टिविटी में भी 4 आएंगी। हाँ जी बेटे, तो लास्ट आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी में बेटे नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नंबर 2 ऑपरेटिंग रेशियो, नंबर 3 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नंबर 4 नेट प्रॉफिट रेशियो एंड नंबर 5 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, इसको शॉर्ट फॉर्म में ROI भी कहते हैं बेटे। तो ये हमारे पास एक पूरा चार्ट आ गया हमारी स्क्रीन पर, जो आपको स्क्रीन पर समय डिस्प्ले हो रहा है बेटे। टोटल रेशियोज हमने ये पढ़नी है अपनी क्लासेस में। लिक्विडिटी में 2 रेशियो, सॉल्वेंसी में 4, एक्टिविटी में 4 बेटे और प्रॉफिटेबिलिटी में 5। टोटल हमने 15 रेशियोज डिस्कस करनी है अपनी कमिंग क्लासेस में। आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 1 हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो। जैसा कि बेटे मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है, इसका मतलब क्या है। लिक्विडिटी रेशियो आर द रेशियो दैट शो द फर्म एबिलिटी टू मीट द इट्स करंट ऑब्लिगेशंस या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज। ये वो रेशियो है बेटे जो बताती है कि एक फर्म अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को, करंट ऑब्लिगेशंस को या शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज को पे करने में कितनी सक्षम है, कितनी कैपेबल है। ये रेशियो किसी भी फर्म की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को प्रेजेंट करती है। अब आप कहेंगे सर ये ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं। बेटे जो हमने किसी को पे करना है, जो हमारी लायबिलिटीज हमें बोलते हैं ऑब्लिगेशंस। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू बेटे बात कर रहा हूं मैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं। फर्म ने जो लायबिलिटीज पे करनी विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल are called short term liabilities, are called short term obligations, are called current liabilities। और जो फर्म ने पे करनी है आफ्टर 1 ईयर वो लॉन्ग टर्म बन जाते हैं, उनकी बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो का मेन पर्पस क्या था, ये रेशियो क्या है।
तो लिक्विड रेशियो आर द रेशियो दैट शो द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस। करंट का मतलब यहां पे क्या है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। बेटे यहां पे जो मैं बता रहा हूं इन बातों को बिल्कुल माइंड में बिठा लो, इसी के ऊपर बेस्ड आपको एमसीक्यूज आएंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स आएंगी, तो आप वो थ्योरी भी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ आज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आता है टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। इसके टाइप्स कितने हैं, तो इसमें 2 रेशियो आती हैं बेटे। नंबर 1 करंट रेशियो आती है जिसे हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, और नंबर 2 आगे जाके पढ़ेंगे लिक्विड रेशियो, वो भी आएगी। तो टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो में नंबर 1 क्या आता है, करंट रेशियो। इसको प्यार से वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल क्यों कहते हैं बेटे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ही बेटा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है बेटे। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट को यूज करते हैं और करंट लायबिलिटी को यूज करते हैं, तो इसीलिए बेटे करंट रेशियो भी इसी को कहते हैं और वर्किंग कैपिटल रेशियो भी इसे कहते हैं। इसका मीनिंग क्या था, कहते हैं रेशियो शो द एबिलिटी ऑफ द इंटरप्राइज टू पे इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और करंट लायबिलिटीज। ऑन द अदर हैंड it show the relationship between current assets and current liabilities। देखो बेटे मीनिंग में क्लियर हो गया फॉर्मूला। मैं बात कर रहा हूं कि भाई करंट रेशियो क्या होती है बेटे। करंट रेशियो क्या होती है, नंबर 1 जो किसी भी फर्म किसी भी इंटरप्राइज की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने की जो एबिलिटी है उसे प्रेजेंट करती है, उसे बोलते हैं हम लोग करंट रेशियो। ऑन द अदर हैंड करंट रेशियो क्या है, जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के आपस के रिलेशन को बताए कि करंट एसेट कितनी है, करंट लायबिलिटीज कितनी है। तो देखो इसका मतलब यही हुआ ना बेटे कि जो फॉर्मूला हमारे सामने आएगा ना उसमें यही 2 टर्म्स आएंगी। कौन सी 2 टर्म्स आएंगी जरा बताओ, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। वेरी गुड, देखो मीनिंग से फॉर्मूला क्लियर हो गया। अभी स्क्रीन पे फॉर्मूला आया नहीं है, अभी हमारी स्क्रीन पर फॉर्मूला नहीं आया, लेकिन क्योंकि मीनिंग में बड़ा क्लियर था। कहते द रेशियो शो द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू पे इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एंड करंट लायबिलिटीज। यह मीनिंग समझ आ गया कि पर्पस समझ आ गया कि क्या पर्पस है इसका, भाई पर्पस क्या है वो क्लियर हो गया। अब दूसरा, इसमें क्या इंक्लूड होगा, ये क्या शो करती है, तो कहते हैं ऑन द अदर हैंड इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ये क्या शो करती है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के आपस के रिलेशन को शो करती है। तो ऑब्वियसली यहां पे 2 टर्म यूज हुई, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज, तो उन्हीं के बेसिस पे हम इसका फॉर्मूला समझेंगे। आगे आते हैं, मेथड या फॉर्मूला क्या है इसका। करंट रेशियो का फॉर्मूला बेटे है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। जितनी भी करंट एसेट्स हैं आपकी उनको आप टोटल ऑफ करंट एसेट निकालो बेटे पहले क्वेश्चन में, फिर आप उसमें से उसको डिवाइड करो टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी से। यानी कि करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब बेटे रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास सामने है। उसके बाद एक आइडियल रेशियो भी होती है बेटे, जो हमने यहाँ पे 2:1 ली है। अब आप कहेंगे कि सर ये आइडियल क्या होता है। बेटे आइडियल रेशियो कह लो इसको या सेटिस्फैक्ट्री रेशियो कह लो, वो रेशियो जो सेटिस्फैक्ट्री है, जो ठीक है फर्म के लिए। वहां से हम लोग एक हिंट लेते हैं कि यहाँ पे हमारी जो करंट रेशियो है उसमें 2 टर्म यूज है, करंट एसेट यूज हो रही है, करंट लायबिलिटीज हो रही है। करंट लायबिलिटी बेटा वो है जो आपको शॉर्ट टर्म में पे करनी है, करंट एसेट वो है जो आपके पास या तो कैश की फॉर्म में अवेलेबल है या जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जरा सोचो, अगर मान लेते हैं मुझे कोई क्रेडिटर्स को पे करना है, लाइक 50,000 पे करने क्रेडिटर्स को, मैंने उनसे कोई गुड्स परचेज की होंगी, तो क्या लगता है आपको मैं क्रेडिटर को पे करने के लिए क्या अपना घर बेचूंगा, क्या गाड़ी बेचूंगा, क्या लैंड बिल्डिंग बेचूंगा? नहीं ना। मतलब करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए मैं करंट एसेट का ही यूज करूंगा बेटे। तो मेरी करंट एसेट कितनी है बेटे, बिल्डिंग कितनी है वो फर्क नहीं, यहाँ पे बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वो कितना है वो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे करनी है। अगर मुझे कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, मुझे यहाँ पे क्रेडिटर को पे करना है, मुझे कोई बिल पे करना है, तो मुझे उनको पे करने के लिए क्या चाहिए, हार्ड कैश चाहिए। अगर हार्ड कैश नहीं है तो मेरे पास ऐसा कैश जो मेरे बैंक में पड़ा वहां से निकाल लूंगा बेटे मैं, या वो करंट एसेट जिनको मैं कैश में कन्वर्ट करूंगा वो देखूंगा बेटे मैं। तो यहाँ पे जो रिलेशन दिखाएंगे वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का दिखाएंगे। अब मेरे पास यहाँ पे करंट एसेट 2 हैं, लेट्स सी 2 लाख है, सपोज लाख में बात कर लेते हैं। मेरे पास करंट एसेट 2 लाख है और करंट लायबिलिटी मेरी 1 लाख है। मतलब मैंने 1 लाख किसी को विदिन 1 ईयर पे करना है, पर मेरे बैंक में बैलेंस 2 लाख का पड़ा है, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाई कि मैं जब मर्जी पे कर सकता हूँ। दिस इज माई आइडियल रेशियो। आपको ये दे दी गई, आप इसको अज्यूम करेंगे कि भाई आइडियल 2:1 है। कभी भी आपको
ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपको ये कहा जाए कि यू कैलकुलेट आइडियल करंट रेशियो। आपको आइडियल अज्यूम करनी है 2:1। ठीक है, वो बड़ी क्लासेस में आगे जाके हम सीखेंगे कि आइडियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पे 2:1 है। अगर आपकी करंट लायबिलिटीज 1 लाख रुपीज़ की हैं और करंट एसेट आपकी 2 लाख रुपीज़ की है, तो आप कभी भी अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर सकते हो। क्लियर पॉइंट। अगर हाँ, जितनी आपको लायबिलिटी पे करनी है और उतनी ही मेरे पास एसेट्स हैं, तो भी एक मन में घबराहट रहेगी बेटे। अगर डबल है तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाई। क्लियर पॉइंट, डबल। तो यहां पे आइडियल रेशियो आपको एज्यूम करने 2:1। अगर आपकी जो रेशियो आ रही है, देखो 2:1 एक आइडियल रेशियो है, सेटिस्फैक्टरी। जैसे मैंने आपको टारगेट दिया, भाई मुझे नेक्स्ट एग्जाम में आपके 95% मार्क्स चाहिए। अगर आप 95% लेके आते हो तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, बहुत मेहनत की आपने। अगर 95 थोड़े कम आएंगे तो मैं थोड़ा सा अनसेटिस्फाई रहूंगा, बेटे क्या कमी रह गई बताओ, और प्रैक्टिस करेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है बेटे, अनसेटिस्फैक्टरी है मेरे लिए। अगर 95 से क्रॉस करते तो अच्छी बात है, पर बेटे ध्यान रखना यहाँ पे जो आइडियल रेशियो है वो 2:1 है। अगर रेशियो आपकी इसके आसपास है, इससे कम होगी तो अनसेटिस्फैक्टरी है, इसके बराबर है तो सेटिस्फैक्टरी है, थोड़ी बहुत ऊपर भी चलेगी तो भी सेटिस्फैक्टरी में काउंट होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए, इसका मतलब यह है कि आप रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हो। हमने आपसे कहा था कि आपकी जो लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज, बेटे जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सब्जेक्ट से थोड़ा सा मैं आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ, पर ये कवर है। अगर हम थ्योरी की तरफ जाएं तो थ्योरी का पार्ट है, प्रैक्टिकल के लिए आउट ऑफ कवर हो सकता है। अगर मुझे 1 लाख रुपए क्रेडिटर को पे करने हैं और मेरे बैंक में 2 लाख रुपीज़ पड़े हैं बैंक बैलेंस, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाई। पर एक बच्चा ऐसा भी है जिसने क्रेडिटर को 1 लाख रुपीज़ पे करने हैं, लेकिन उसके बैंक में 5 लाख रुपीज़ पड़े हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसे उस पैसे को यूज करना नहीं आ रहा बेटे, वो फिर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है बेटे वो। तो ऐसा भी ना करो कि आप अपने कैश को बैंक में जमा करके रख लो, उसे यूज ही ना करो, उसे कहीं इन्वेस्ट ही ना करो। बेटे मनी को स्टोर करना भी क्राइम है, एक लिमिट तक ही कर सकते हो आप। ये नहीं आप बैंक बैलेंस भरी जाओ अपने घर में, एक लॉकर बना लो, उसमें पैसे भरी जाओ, पैसे भरी। मनी को ब्लॉक नहीं कर सकते, वो एक लिमिट के बाद ब्लैक बन जाती है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि 2:1 एक सेटिस्फैक्ट्री है। इससे कम में थोड़ा हम कमेंट देंगे कि अनसेटिस्फैक्ट्री है रेशियो, इतनी है तो सेटिस्फैक्ट्री है। थोड़ी बहुत ज़्यादा हो, 2.5:1 है तो समझ आता है, 3 तक भी समझ आता है। लेकिन अगर हम कहें 5:1, 7:1, 10:1, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, वो भी एक रॉन्ग कमेंट जाता है बेटे। चलो आगे बढ़ते। उसके बाद बेटे करंट रेशियो भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें सबसे पहले जो मेन हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है, मेन पॉइंट आता है करंट एसेट्स का। तो करंट रेशियो में जहां जहां भी करंट रेशियो यूज होगी वहां पे करंट एसेट का जिक्र जरूर होगा बेटे। और करंट एसेट्स में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, यहां जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं करंट एसेट बता रहा हूं ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करंट रेशियोज। रिमेंबर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहां जो मैं आपको करंट एसेट्स का मीनिंग बता रहा हूं या करंट एसेट में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूं करंट रेशियो के लिए। आई रिपीट, करंट रेशियो के लिए मैं बताऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो सबसे पहले करंट रेशियोज में करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं। क्या है करंट एसेट्स? दीज आर दोज एसेट्स विच आर इन फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी इसमें वो एसेट आती है या तो वो कैश की फॉर्म में है या वो कैश के बराबर वाली फॉर्म में, जैसे कि बैंक ड्राफ्ट्स हो गए, बैंक बैलेंस हो गया हमारे पास, ये सब भी कैश की फॉर्म है, जब मर्जी हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स और 1 ऑपरेटिंग साइकिल। बेटा ऑपरेटिंग साइकिल को हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, मैंने वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में आपको वीडियोस भेजी थी, उसमें बड़ा डिटेल में समझाया हुआ है कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। तो ये वो एसेट्स हैं, या तो वो कैश की फॉर्म में अवेलेबल हैं या कैश के बराबर वाली फॉर्म में अवेलेबल हैं। बेटे कैश, बैंक बैलेंस, बैंक ड्राफ्ट्स, हमारे पास कुछ और ऐसे शॉर्ट पड़े जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सभी कैश इक्विवेलेंट में काउंट होते हैं। या वो एसेट्स जिनको आप विद इन 1 ईयर, जैसे स्टॉक है हमारा, 1 साल में उसे बेच के कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। डेटर्स हैं हमारे, बिल्स रिसीवेबल हैं हमारे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी, जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कैश की फॉर्म में या कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपसे उधार पैसे मैंने आपसे लेने हैं, मैंने आपको दिए हुए, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मैंने आपको गुड्स उधार सेल की थी, यू आर माई डेटर, आपसे मैंने पैसे लेने हैं तो मैं आपसे पैसे मांग लूंगा। 1 साल में तो मिल ही जाएंगे मुझे,
बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, कुछ प्रोविजन होगा तो उसे माइनस करके दिखाएंगे। यहां पे मैं आगे जाके बताऊंगा आपको कि डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करके लेना है बेटे आपने, आगे पढ़ेंगे वो चीजें। तो पहले यहां तक क्या समझाया, करंट एसेट दीज आर दोज एसेट्स विच आर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स और 1 ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियर पॉइंट। आगे अब करंट एसेट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, बिल्कुल ठीक है, ये वो इन्वेस्टमेंट है जिनको हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, विद इन 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्री बेटा स्टॉक को बोलते हैं। बट रिमेंबर, देखो आप कभी बैलेंस शीट उठा के देखना, बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री होंगी वो आपको ऑलवेज करंट एसेट की हेडिंग में दी होती हैं। बिल्कुल ठीक है सर। इवन कि लूज टूल, स्टोर एंड स्पेयर भी आपको करंट एसेट की हेडिंग में दिए होते हैं। लेकिन जब आप करंट रेशो निकालेंगे, आई रिपीट, व्हाइल यू कैलकुलेट करंट रेशो, तो आपने इन्वेंट्रीज को लेना है एक्सक्लूडिंग 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 लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर, ये दिए होंगे आपको इसको, क्योंकि इनको सेल करने में टाइम लगता है। हार्ड एसेट्स हैं हमारी, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इनको हम यूज करते हैं फॉर्म में, इनको कैश में कन्वर्ट में टाइम लगता है, इनको आपने एक्सक्लूड करना है व्हाइल यू कैलकुलेट करंट रेशो। और आपको करंट एसेट निकालनी है और वहां पे इन्वेंट्री दिया हुआ है। अगर इन्वेंट्री में ये 3 चीजें दे रखी हैं, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इनको एक्सक्लूड करके बाकी का लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, नेट, ये क्या हुआ, नेट क्या हुआ। अगर ट्रेड रिसीवेबल, मतलब देखो ट्रेड रिसीवेबल 2 टर्म आती हैं, डेटर्स और बीआर, ये सब जानते हैं हम सभी। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है बेटे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, अगर उनके अगेंस्ट कोई प्रोविजन है, कोई डाउटफुल डेट्स के प्रोविजन दिया हुआ है, तो उसे माइनस करके हम यहाँ पे नेट रिलाइजेबल वैल्यू लेंगे कि कितने पैसे हमें मिल सकते हैं। बेटे मैंने 4 लोगों से पैसे लेने हैं, एक से मुझे डाउट है मुझे वो पैसे नहीं देगा, तो मैं उसे काउंट क्यों करूंगा बेटे, यहाँ पे मैं जिससे मुझे पैसे मिल सकते हैं बेटे मैं उसे काउंट करूंगा। तो यहाँ पे लेंगे ट्रेड रिसीवेबल नेट रिलाइजेबल वैल्यू। फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आप कहेंगे सर ये कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, अभी तो बताया बेटे मैंने, कैश की तरह, कैश के बराबर क्या हो सकता है बेटे, कैश के बराबर बैंक बैलेंस, चेक्स, ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन दिया हुआ शॉर्ट टर्म, 6 मंथ के लिए लोन दिया हुआ, किसी 3 मंथ के लिए लोन दिया हुआ आपने, वो शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस वो लेंगे। एंड अदर करंट एसेट्स, रिमेंबर अदर करंट एसेट्स में आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट एक्रूड या इंटरेस्ट रिसीवेबल ये लेंगे। अदर करंट एसेट्स में क्या नहीं लेंगे वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे, क्या लेंगे वो आपको बता दिया। तो एक बार फटाफट इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं। तो इस स्लाइड में आपको क्या समझाया, इस स्लाइड में आपको समझाया करंट एसेट्स क्या होती हैं। करंट एसेट्स क्या होती हैं, जो हमारे पास कैश की फॉर्म में अवेलेबल हैं या जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 12 मंथ या 1 ऑपरेटिंग साइकिल, वो करंट एसेट है। नंबर 2, इसमें क्या क्या लेंगे, क्या क्या इन है, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्रीज एक्सक्लूडिंग लूज टूल, स्टोर्स, स्पेयर्स, ट्रेड रिसीवेबल, नेट, कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, बैंक बैलेंस, चेक्स, ड्राफ्ट एक्सेट्रा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अदर करंट एसेट में क्या आएंगे, प्रीपेड एक्सपेंस और इंटरेस्ट रिसीवेबल या एक्रूड इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ये हमारी करंट एसेट थी। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया करंट एसेट क्या होती है और आपने नोट भी कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो आती है करंट लायबिलिटीज। भाई करंट लायबिलिटी, देखो करंट एसेट्स इंपॉर्टेंट थी तो इस रेशियो के लिए करंट लायबिलिटीज भी इंपॉर्टेंट है बेटा। अब जैसे करंट एसेट थी ना बेटा, याद करो कि जो या तो आपके पास कैश की फॉर्म में अवेलेबल है या जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 1 ईयर, वो करंट एसेट थी। सेम ऐसी बेटे करंट लायबिलिटीज क्या है, दीज आर दोज लायबिलिटीज विच पेबल विद इन 12 मंथ्स और 1 ऑपरेटिंग साइकिल। जो आपने 12 महीने के अंदर या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आपने पे करनी है, उन्हें बोलते हैं बेटा हम क्या, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटी में क्या इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड्स इन करंट लायबिलिटीज। देखो नीचे आपको गिवन है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कोई आपने शॉर्ट टर्म के लिए बेटे पैसे लिए हुए हैं। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में क्या आता है, याद करो ट्रेड रिसीवेबल में क्या था, डेटर्स और बीआर, तो ट्रेड पेबल में क्या आएगा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अदर करंट लायबिलिटीज बेटे इसमें आएंगे करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन बेटे होती है बच्चों को, मैं समझा दूं यहां पे आपको ये क्या है
करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। सपोज बेटे हम सब ने एक चैप्टर पढ़ा है इशू ऑफ डिबेंचर, याद करो, पढ़ा है ना? हाँ, यस। डिबेंचर क्या थे? याद करो, लॉन्ग टर्म डेट्स थे। बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट्स थे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी। मान लो बेटे मैंने 2015 में डिबेंचर इशू किए थे 5 लाख रुपीस के, 2015 में, और ये डिबेंचर इशू किए गए थे 5 ईयर्स के लिए। तो 2015 में जब ये इशू किए, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी। 2016 लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, 2017 लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लेकिन ये किस ईयर में रिडीम होंगे? 2020 में। अब 20 आ चुका है बेटे, ये हमारा 2020 चल रहा है बेटे। वो डिबेंचर जो आपने 5 साल पहले इशू किए थे, जो 5 साल पहले आपके लिए क्या थे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थे, लॉन्ग टर्म डेट्स थे। आज वो इस साल वो रिडीम होंगे, इस ऑपरेटिंग साइकिल में वो रिडीम होंगे, इस करंट ईयर में वो रिडीम होंगे। तो वो जो पहले लॉन्ग टर्म डेट्स था, जो पहले लॉन्ग टर्म लायबिलिटी था, वो आज क्या बन जाएगा? आई बात समझ? तो वो हमने आज करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड करना है। इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी, जो सॉरी लॉन्ग टर्म डेट्स की जो मैच्योरिटी इस साल होने वाली है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। आई रिपीट, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, कि लॉन्ग टर्म डेट्स की करंट मैच्योरिटी भी करंट लायबिलिटी में इंक्लूड करेंगे। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, ये वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। ये वो इंटरमीडिएट एक्रूड हो जाएगा, अभी हमने पे नहीं करना, पे हम नेक्स्ट बाद में करेंगे। ये वो इंटरेस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल इस 6 मंथ हमने कोई लोन लिया, हम लास्ट में वो पे करते हैं, अगले साल हमें वो पे करना है। अभी लोन लिया हमने, तो जो इंटरेस्ट बनता है इस साल का, इंटरेस्ट जो ड्यू है बट पे वो नेक्स्ट ईयर में होगा, वो वाला इंटरेस्ट। इसके लिए बेटा ये जो है ना, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट ड्यू, ये टॉपिक दोनों डिबेंचर में पढ़े हुए हैं और ये टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी थे। आगे आते हैं फिर है वही सेम, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो आपने एक्सपेंस पे करने हैं, जो ड्यू हैं बट पे नहीं किए, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये वो डिविडेंड है जो आपने अनाउंस तो कर दिया, शेयर होल्डर ने उसे अप्रूव भी कर दिया अपनी जनरल मीटिंग के अंदर, अनाउंस हो चुका है, बट अभी तक क्लेम नहीं किया गया, जो आपको पे करना है। अनक्लेम, जो किसी ने मांगा नहीं है, आपने पे नहीं किया, वो भी आपको शॉर्ट टर्म में पे करना पड़ता है, वो भी करंट लायबिलिटी में आएगा। कॉल्स इन एडवांस एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सब इसमें इंक्लूड करते हैं। फिर आगे बढ़ते, अब हमने करंट एसेट भी पढ़ ली, करंट लायबिलिटी पढ़ ली, यही मेन 2 चीज़ें थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, एज पर द सर्कुलर ऑफ सीबीएसई का जो सर्कुलर आया था बेटे, उसके अकॉर्डिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यह ध्यान देंगे हम सभी। एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस, सर्कुलर का आपको डेट और सर्कुलर नंबर दिया हुआ है। अदर करंट एसेट्स एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स आर नॉट टू बी इवैल्यूएटेड। इनके अलावा आपसे वो नहीं पूछेंगे। रिमेंबर, कौन कौन से? प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स। इसके अलावा आपसे वो इस +2 में आपसे वो नहीं पूछेंगे। नॉट टू बी इवैल्यूएटेड, देयरफॉर द क्वेश्चंस डू नॉट इंक्लूड other current assets other than prepaid expenses, accrued income and advance tax। इसके अलावा कुछ भी आपको दिया होगा वो आपने इंक्लूड नहीं करना, वैसे भी वो आपसे नहीं, क्वेश्चन में भी आपको नहीं आएंगे बेटे। अगर किसी क्वेश्चन में आता भी है तो आप उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ये आपको सीबीएसई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। आगे बढ़ते हैं, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि करंट एसेट्स एज पर कंपनीज एक्ट में हम बात करें तो कैसे डिफाइन किया गया उनको। एज डिफाइन इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, करंट लायबिलिटीज क्या हैं? आर दोज लायबिलिटीज विच फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कि वो करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। ये तो मैंने पीछे बता दिया करंट लायबिलिटी क्या होती है एज पर माई बेस्ट नॉलेज, लेकिन उसके बारे में हमें कंपनीज एक्ट 2013 में भी शेड्यूल 3 में गिवन है और डिफाइन किया गया है कि जो भी टर्म्स जो नीचे दी होंगी इनमें फॉलो करती हैं तो वो करंट लायबिलिटीज हैं। आओ देखते हैं। कहते हैं इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। बेटे पीछे भी बात वही की थी, जो एक ऑपरेटिंग साइकिल में आपको पे करना पड़े वो करंट लायबिलिटी है। इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। इट इज ड्यू टू सेटल विद इन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, or the company does not have an unconditional right to defer settlement of the liabilities for at least 12 months after the reporting date। कोई भी पॉइंट अगर इन चारों में फॉल करता है तो वो करंट लायबिलिटीज है।
इनको डिटेल पीछे पढ़ चुके हैं, बट ये एक सर्कुलर था तो ये भी आपको बता दिया एज पर शेड्यूल 3, और ये बुक में भी आपको मिल जाएगा। फिर करंट एसिड को डिफाइन कैसे किया गया एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, कहते हैं आर दोज एसिड विच फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या था वो? नंबर 1, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इज इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। बी पॉइंट, इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। वो सेम है बेटे, यहाँ पे मिलेंगे, वहाँ पे हमें पे करना था। इट इज़ ड्यू टू सेटल्ड विद इन 12 months आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। और नंबर 4 वही सेम, इट इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड और यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटीज फॉर एटलीस्ट 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। वही सेम पॉइंट यहाँ पे, सेम पॉइंट वहाँ पे। ऑपरेटिंग साइकिल क्या वर्ड था? बार बार यूज हुआ है व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल, हालांकि ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार बता दूं कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। An operating cycle is the time between acquisition of asset for processing and their realization into cash and cash equivalent। बेटे जब हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज करने से ही उसकी सेल स्टार्ट नहीं होती बेटे। पहले मशीनरी आप परचेज करेंगे, फिर आप उसे इंस्टॉल कराएंगे, फिर प्रोडक्शन करेंगे, फिर उस जो सामान बनेगा फिर उसे हम सेल आउट करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये है ऑपरेटिंग साइकिल। और ऑपरेटिंग साइकिल बेटे, एक ऑपरेटिंग साइकिल हर बिजनेस का सेम हो ये भी पॉसिबल नहीं है। हमारा और आपका जो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, इसका जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। एक सेशन एक क्लास के लिए है बेटे। कभी सुना है बेटे कि एक बच्चा 4 क्लास एक ही साल में कंप्लीट कर ले? एक क्लास का सेशन जो फिक्स कर दिया वो 12 months कर दिया गया बेटे। हर बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो उसके प्रोडक्शन, उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनता है। बट अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग साइकिल नहीं गिवन तो वहां पे आप क्या करेंगे? वहां पे आप एज्यूम कर लेंगे कितना? 12 months। ये अजम्पशन है। व्हेन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, इट इज एज्यूम्ड टू बी पीरियड ऑफ 12 months। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल, तो आप लिखेंगे एन ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कोई चीज़ आपने एक्वायर की, जब तक उसे आप कैश जनरेट नहीं करते उस पूरे पीरियड को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। आपने +1 में एडमिशन लिया, अभी एडमिशन लेके तो नहीं पास हो गए ना, एडमिशन लिया, फिर आपने पढ़ाई की, फिर बीच बीच में एग्जाम भी दिया आपने, बीच बहुत कुछ आएगा बेटे बीच में, फिर फाइनल एग्जाम हुए, स्टार्टिंग से एंड तक ये ऑपरेटिंग साइकिल है। इसके बीच में जो भी कुछ होगा वो करंट होगा, इसके बाद जो होगा वो नॉन करंट होगा, ऐसे समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अब हमारा मेन टॉपिक प्रैक्टिकल टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं बेटे। अब आता है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कि हमारे पास प्रॉब्लम कितने टाइप्स की हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो 1 इज सिंपल प्रॉब्लम, नंबर 2 चेंज इन रेशियो प्रॉब्लम, नंबर 3 इक्वेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे आप कहेंगे सर ऐसा तो बुक में कहीं गिवन है नहीं। बेटे बुक में तो बहुत कुछ गिवन नहीं है, आपके लिए टॉपिक को थोड़ा ईजी बनाया गया, इंटरेस्टिंग बनाया गया, इसलिए बेटे सब कुछ बनाया गया। तो यहाँ पे मैंने बेटे अपने एक्सपीरियंस से सभी क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो 3 पार्ट्स क्या हैं? सिंपल प्रॉब्लम, इक्वेशन प्रॉब्लम, चेंज इन रेशियो प्रॉब्लम। 3 टाइप की प्रॉब्लम आपको आती हैं हर रेशियो में। ये आपको जो 4 रेशियो बताई थी पीछे, आपको याद करो क्या थी 4? मैं तो भूल गया बेटे, क्या नाम था वो? लास्ट संडे आना प्यारे, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। उस वर्ड से याद हो गया बेटे हमारे को, लास्ट संडे आना प्यारे। तो उन चारों रेशियोज में हमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सिंपल प्रॉब्लम, चेंज इन रेशियो प्रॉब्लम और इक्वेशन प्रॉब्लम। आओ वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बताओ, फर्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या आया? सिंपल प्रॉब्लम। ये सिंपल प्रॉब्लम क्या होती है? देखो सिंपल प्रॉब्लम, अगर हमने पीछे भी पढ़ा, करंट रेशियो पढ़ी, याद है बेटे करंट रेशियो पढ़ी हमने? हाँ, करंट रेशियो पे अगर सिंपल प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कैसे करेंगे? देखो सिंपल प्रॉब्लम में सिंपली क्या होगा, हर चीज़ सिंपल वे में दी होगी। सिंपली आपको करंट एसेट दी होंगी, सिंपली आपको करंट लायबिलिटी दी होंगी। आपने क्या करना है? आपने उनको सिर्फ टोटल करना है। करंट एसेट टोटलिंग करो, करंट लायबिलिटी की टोटलिंग करो और आपस में डिवाइड कर दो, सिंपल। यानी सिंपल प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो बेटे, आपको एक ही क्वेश्चन में मिक्स प्रॉब्लम दी होंगी, मिक्स आइटम दी होंगी, कुछ करंट एसेट दी होंगी, कुछ आप करंट लायबिलिटी दी होंगी आपको, कुछ नॉन करंट एसेट, कुछ नॉन करंट लायबिलिटी। एक पूरा क्वेश्चन दिया होगा, सिंपली आइटम दी होंगी, उनका अमाउंट दिया होगा, आइटम अमाउंट। आपने उस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उस क्वेश्चन में जो जो करंट एसेट्स हैं टिक कर लो, टिक करो, करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट,
जो करंट लायबिलिटी है बेटा उनको टिक कर लो। अब करंट एसिड को अलग से प्लस कर लो, करंट लायबिलिटीज को अलग से प्लस करो, करंट एसिड को अलग से प्लस करो, और जो टोटल आएगा उसे डिवाइड कर दो। ये करंट रेशियो आ गई आपकी। तो सिंपल प्रॉब्लम में कभी भी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आएगा बेटे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको आएगा। या तो आइटम दी होंगी या बैलेंस शीट दी होगी। और बैलेंस शीट में आपको सबको पता है कि बैलेंस शीट में हमने पढ़ा हुआ है SSNC, याद है बेटा टर्म SSNC, और उसकी छोटी बहन NC, मतलब शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, वो सब कुछ दिए होते थे, हमें याद होगा बेटे। तो हमें बैलेंस शीट दी होगी, उसमें बैलेंस शीट बहुत सारी आइटम दी होंगी। हमने उस बहुत सारी आइटम में से करंट एसेट निकाल लेनी है, करंट लायबिलिटी निकाल लेनी है, दोनों को ऐड कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये सिंपल प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए देखो बोर्ड पे दिया हुआ है, कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशियो एंड गिव योर कमेंट ऑन इट। चलो कमेंट तो हम बाद में करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले देखो आपके पास, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको एक सिंपली क्वेश्चन दिया होगा, उस सिंपल क्वेश्चन में कुछ आइटम दी होंगी, उस क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिए होंगे। अब यहाँ ध्यान से पढ़ते, मैं नहीं बताऊंगा, आपको देखना है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज इंक्लूडिंग लूज टूल्स, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या कैश एट बैंक। अब देखो इनमें से सबसे पहले करंट एसेट्स क्या है वो टिक करो, करंट लायबिलिटीज क्या है फिर वो टिक करो। और एक बात और, जब आप करंट एसेट को टिक करोगे तो याद रखना बेटे कुछ कंडीशंस भी थी। सर वो क्या थी? याद करो, मैंने आपसे कहा था इन्वेंट्री में याद करो। अगर इन्वेंट्री में आपको लूज टूल आ जाए, स्पेयर आ जाए, स्टोर आ जाए तो क्या करेंगे? माइनस करके लेंगे, एक्सक्लूड, उसे लेंगे नहीं। अगर वो इंक्लूडिंग है तो माइनस कर दो, अगर वो इंक्लूडिंग है तो उसे माइनस करके लेंगे, अगर इंक्लूडिंग नहीं है बेटे तो उसे लेंगे नहीं। सेम ऐसे ही डेटर या बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट कोई प्रोविजन है तो माइनस करके लेंगे। सेम ऐसे ही बेटा बिल्स पेबल और क्रेडिटर के अगेंस्ट भी हो सकता है कुछ। तो जो भी आपको एडजस्टमेंट बताई गई थी कीप इन माइंड, उनको ध्यान में रखो और जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। करो बेटे स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने था, हमें निकालनी है करंट रेशियो। जब भी आप सोल्यूशन करोगे सबसे पहले आप लिखो अपने पास फॉर्मूला, लिखो सॉल्यूशन करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बेटे सबसे पहले आपने फॉर्मूला पुट करना है, जो भी आप रेशियो निकाल रहे हो उसका पहले आपने फॉर्मूला पुट करना है। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? करंट रेशियो निकाल रहे हैं, तो आप लिखेंगे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आप नीचे आ जाओ, जहाँ पे हम नोट लिखते हैं, नोट या वर्किंग नोट, नंबर 1 लिखो, नोट नंबर 1, दिस इज नॉट वर्किंग नोट, दिस इज नोट नंबर 1, करंट एसेट्स इज इक्वल टू, अब आप करंट एसेट में क्या लेंगे? लिखो करंट एसेट इज इक्वल टू, यहाँ पे करंट एसेट बेटे क्या क्या आओ चेक करते हैं। तो नंबर 1 करंट इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज 40,000 करंट इन्वेस्टमेंट लेंगे। उसके बाद बेटे हमारे पास इन्वेंट्री है, देखो स्क्रीन पर इन्वेंट्री 2,80,000 दिया हुआ है इंक्लूडिंग लूज टूल्स। लूज टूल बेटे इंक्लूडिंग था इसलिए माइनस कर दो, तो हम इन्वेंट्री कितना लेंगे? 2,30,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में आप डेटर्स और बिल रिसीवेबल लेंगे बेटे 1,60,000 और 20,000। उसके बाद फिर आपके पास आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास बेटे कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ 30,000। तो आई रिपीट, क्या क्या लिया आपने एक बार चेक कर लो आप सभी अपने पास। नंबर 1 करंट इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, मतलब उसमें आगे कैश एंड बैंक। तो टोटल आपके पास आता है बेटे करंट एसेट 4,80,000। लिखो इज इक्वल टू 4,80,000। ये आपके पास क्या आ गई? करंट एसेट्स। क्लियर पॉइंट? हाँ सर। अब हम करंट लायबिलिटी तरफ बेटे आते हैं। तो करंट लायबिलिटी में आप क्या लेंगे? देखो स्क्रीन पर नंबर 1 ट्रेड पेबल, जिसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आएंगे। नंबर 2 आप क्या लेंगे बेटे में? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं 50,000 की, ये लेंगे। और उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बेटे आपको याद होगा क्या था? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है 20,000 का शॉर्ट टर्म, तो ये भी लेंगे। तो अब आपने लायबिलिटी में क्या किया? नंबर 1 एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेड पेबल जिसमें क्रेडिटर और बिल्स पेबल आ गए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बेटे हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन था, तो 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, ये आपके पास आ गया 2 लाख। 2 लाख आपके पास करंट लायबिलिटीज आ गई। अब देखो करंट एसेट भी आ चुकी हैं, करंट लायबिलिटी भी आ चुकी। अब आप फॉर्मूले के आगे बेटे पुट करो करंट एसेट की, जहाँ पे करंट एसेट वहाँ पे लिखो 4,80,000 एंड अपॉन 2 लाख, 4,80,000 अपॉन 2 लाख। द आंसर इज यस, व्हाट इज आंसर? 2.4:1, 2.4:1। बेटे 4,80,000 को डिवाइड करेंगे 2 लाख से तो आंसर आता है 2.4:1। 4,80,000 को डिवाइड करेंगे 2 लाख से तो आपका बेटे आंसर आता है 2.4:1। अब लिखो स्टेप नंबर 3 कमेंट।
कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कमेंट लिखते हो बेटे, सबसे पहले आपको बताना है कि आइडियल रेशो क्या होती है। जो रेशो, जिस रेशो पे आप कमेंट दे रहे हो, उस रेशो की आइडियल करंट रेशो क्या होती है, पहले आप ये बताएंगे। तो लिखो पहले, एन आइडियल करंट रेशो इज, आई रिपीट, एन आइडियल करंट रेशो इज 2:1, which denotes that the current assets of the business should at least twice of its current liabilities. Full stop. Current ratio of this company is 2.4:1. Therefore, it can be said that short-term financial position of the company is satisfactory. और यहाँ बेटे आप satisfactory को underline करो, satisfactory अंडरलाइन फुल स्टॉप। तो यहाँ पे ये कमेंट आपको हर रेशियो में देना पड़ेगा। और जो इंपॉर्टेंट बात है बेटे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि वो सेटिस्फैक्ट्री है, तो सेटिस्फैक्ट्री को आपने अंडरलाइन ज़रूर करना है। तो ये मैंने आपको आज सिर्फ एक रेशियो सिखाई थी, ओनली करंट रेशियो, और उसकी सिर्फ एक प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम। आज कोई होमवर्क नहीं है बेटे, सिर्फ जो थ्योरी पढ़ाई है उसी को आप माइंड में एक बार रिवाइज कर लेना। अगली क्लास में थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और हम थोड़ा सा डिटेल में आगे के टॉपिक को कवर करेंगे।